हेलो एवरीवन। तो आज हम कर रहे हैं क्लास +1 चैप्टर 2 मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। जो लेक्चर 1 है उसमें हमारा फोकस रहेगा, इंट्रोडक्शन पे रहेगा, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी। फिर उसके टाइप्स भी करेंगे, स्पीड आप कैसे कैसे कर सकते हो, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, उसी तरह से वेलोसिटी, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो स्टार्ट करते हैं। पहले काइनेमेटिक्स क्या होता है आपको पता होना चाहिए पहले, ठीक है। काइनेमेटिक्स सिंपली फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है जो स्टडी करती है स्टडी ऑफ मैकेनिकल मोशन ऑफ बॉडीज विदाउट टेकिंग इनटू द अकाउंट ऑफ द कॉज ऑफ मोशन इन द बॉडी, ठीक है। सिंपली इसमें हम स्टडी करते हैं मोशन ऑफ द बॉडी और किस चीज़ को काउंट नहीं करते हैं, कॉज ऑफ मोशन लाइक फोर्स, ठीक है। उसको हम इसमें स्टडी नहीं करते, उसको हम डायनेमिक्स में स्टडी करते हैं। इसके अलावा जो काइनेमेटिक्स में हम बेसिक पैरामीटर करते हैं वो सिंपली होता है जैसे मोशन से रिलेटेड, जैसे डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है, स्पीड हो गया, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, उसी तरह से वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। और एक्सलेशन हो गई हमारे पास, यूनिफॉर्म एक्सलेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सलेशन। तो कुछ ये पैरामीटर्स या टर्म्स है जो हम काइनेमेटिक्स में स्टडी करेंगे। अब है आपके पास ऑब्जेक्ट इन मोशन एंड रेस्ट। तो आप ऑब्जेक्ट को मोशन में कैसे डिफाइन कर सकते हैं और रेस्ट में कैसे डिफाइन कर सकते हैं। पहले है ऑब्जेक्ट इन मोशन। एन ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। कोई रेफरेंस पॉइंट सेट होएगा, जैसे हमारे पास कोऑर्डिनेट फ्रेम में या फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ओरिजिन होता है, ठीक है, जहाँ से आपने मोशन क्या करना है, स्टडी करना है, ठीक है। उसके रिस्पेक्ट से आपने यहाँ पे काउंट करना है। अगर पोजीशन चेंज होती है ऑब्जेक्ट की तो कहा जाएगा कि ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में है। सिंपली मैं ये भी कह सकता हूँ, अगर ऑब्जेक्ट के एक या एक से ज़्यादा कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं, ठीक है, जो उसकी पोजीशन को स्पेसिफाई कर रहे हैं, अगर वो चेंज होते हैं तो हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट का है में मोशन में है आपके पास। रेस्ट में कब कहेंगे, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट। अगर उसकी पोजीशन सिंपली चेंज नहीं होती है तो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट आपके पास रेस्ट में है। मीन्स अगर उसका कोऑर्डिनेट है जो उसकी पोजीशन को स्पेसिफाई कर रहा है, कोऑर्डिनेट्स अगर वो चेंज नहीं होते हैं तो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट आपके पास रेस्ट में है। अब है ए पॉइंट ऑब्जेक्ट और पार्टिकल। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है, हम काइनेमेटिक्स में पॉइंट ऑब्जेक्ट और पार्टिकल या बॉडी, ठीक है, इसको हम किस तरह से लेते हैं तो ये आपको पता होना चाहिए। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इफ इट्स डायमेंशंस आर निग्लिजिबल। जो ऑब्जेक्ट की डायमेंशन है वो क्या होनी चाहिए, निग्लिजिबल, काफ़ी कम होनी चाहिए, एज कंपेयर टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट। तो अगर आपके पास ऑब्जेक्ट की डायमेंशंस काफ़ी स्मॉल है, निग्लिजिबल है एज कंपेयर टू जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल करा है, तो हम उस ऑब्जेक्ट को एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट ऑफ पार्टिकल मानते हैं, ठीक है। सिंपली ये जैसे आपके पास मान लीजिए कोई बस है, ठीक है, मान लीजिए आपके पास 7 मीटर की एक बस है, ठीक है, और जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल करा है वो है मान लीजिए 500 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ पे 7 मीटर बस है, तो जो बस की डायमेंशन है वो क्या है आपके पास, काफ़ी स्मॉल है एज कंपेयर टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट। तो उस केस में हम इस बस को यहाँ पे जब भी मोशन स्टडी करेंगे तो ऐसे बनाते नहीं रहेंगे कि बस है, ठीक है, डायग्राम में सिंपली उसको एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लेंगे। इसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये जो क्या है पॉइंट ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट क्या है। तो ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इज जस्ट ए मैथमेटिकल पॉइंट। मोशन को स्टडी करने के लिए सिंपली लिया होता है। Point object concept is introduced to study the motion of a body in simple manner, ताकि आप सिंपल मैनर में मोशन को स्टडी कर सकें, तो इसलिए पॉइंट ऑब्जेक्ट है। तो आपकी समझ में आ गया होगा अच्छे से कि हम काइनेमेटिक्स में पॉइंट ऑब्जेक्ट क्यों अज्यूम करते हैं। अब करते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एक डिफरेंस की टर्म में इनको दोनों को समझाऊंगा, डिस्टेंस क्या है आपके पास, डिस्प्लेसमेंट क्या है, फिर एग्जाम्पल भी लेंगे उसके। डिस्टेंस, तो डिस्टेंस जो है आपके पास वो इज द लेंथ ऑफ
एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय ए पार्टिकल। तो जो डिस्टेंस है वो सिंपली एक्चुअल पाथ लेंथ है जो एक्चुअल में ट्रेवल करी है। वहीं पे डिस्प्लेसमेंट जो आपके पास है वो होती है डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इज द शॉर्टेस्ट लेंथ। ये क्या है आपके पास, शॉर्टेस्ट लेंथ है फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। तो डिस्टेंस तो हुआ आपके पास एक्चुअल पाथ लेंथ, जहां जहां से पार्टिकल गया उसने मोशन करा। दूसरी तरफ जो डिस्प्लेसमेंट है वो सिंपली शॉर्टेस्ट लेंथ है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की जो पार्टिकल की थी। ठीक है, अभी मैं इसको समझाऊंगा, एग्जांपल से समझाऊंगा, तो आप डिफरेंस भी कर लीजिए यहीं पे साथ साथ। दूसरा पॉइंट है डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए पार्टिकल इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो डिस्टेंस है जो पार्टिकल के द्वारा जो ट्रेवल किया गया वो क्या है, सिंपली ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा और सिंपली मैग्नीट्यूड होगा कि कितना डिस्टेंस इसने ट्रेवल करा है। ठीक है, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल में बी पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो। ठीक है, ये डिपेंड करता है किस डायरेक्शन में आपके पास मोशन था। ठीक है, जो पार्टिकल ने स्टार्ट करा था वो किस में करा था, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में गया, नेगेटिव एक्स एक्सिस में गया, उसके अकॉर्डिंग आंसर आएगा। ठीक है, नेगेटिव यहाँ पे कि अगर नेगेटिव डायरेक्शन में गया है, अगर जहाँ से मोशन स्टार्ट हुआ है वहीं वापस आया तो आपके पास क्या आएगा, जीरो आंसर आ जाएगा। थर्ड पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, डिस्टेंस सिंपली आपके पास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, मतलब मैग्नीट्यूड। इसको हम आगे आने वाले लेक्चर्स में करेंगे, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। डिस्प्लेसमेंट नंबर पॉइंट 3, डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या है, सिंपली आपके पास इज ए वेक्टर क्वांटिटी, उसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। तो डिस्प्लेसमेंट की आपके पास डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी आपको, कहाँ को जा रहा है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट है, किधर को है, नॉर्थ वेस्ट है। लास्ट पॉइंट, डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए पार्टिकल डिपेंड अपॉन द शेप ऑफ द पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल। तो जो डिस्टेंस है वो शेप पे भी डिपेंड करता है, जो पाथ फॉलो हुआ है उसकी। वहीं पे जो डिस्प्लेसमेंट आपके पास है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल डज नॉट डिपेंड अपॉन द शेप ऑफ द पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल। ये एग्जाम्पल लेके भी मैं समझाऊंगा आपको ये वाला पॉइंट। तो ये शेप पे डिपेंड नहीं करती है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, पहले तो सिंपली यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं इसको, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है। मान लीजिए कोई पार्टिकल आपके पास यहाँ पे ए पॉइंट पे था। ठीक है, उसने मोशन करा कहाँ तक, बी पॉइंट तक गया पहले, फिर बी के बाद कुछ इस तरह से गया सी पॉइंट तक। पहले बता देता हूँ क्या क्या है आपके पास। मान लीजिए ए से बी तक जो था वो था हमारे पास 3 मीटर, और जो बी से सी तक था वो था हमारे पास 2 मीटर। ठीक है, तो पहले तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन बताता है। इनिशियल पोजीशन है आपके पास पार्टिकल की ए पॉइंट, और फाइनल पोजीशन है आपके पास पार्टिकल की सी पॉइंट। तो अगर मैं यहाँ डिस्टेंस की बात करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे डिस्टेंस की बात करता हूँ तो डिस्टेंस सिंपली क्या हुआ यहाँ पे, 3 मीटर प्लस 2 मीटर एक्चुअल पाथ लेंथ, तो ये हो गया 5 मीटर। तो डिस्टेंस तो आपके पास 5 मीटर आया। वहीं पे अगर मैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूँ तो डिस्प्लेसमेंट होएगा शॉर्टेस्ट लेंथ किसके बीच की, इनिशियल और फाइनल पोजीशन, मतलब ये तो आपको ये निकालना पड़ेगा ए सी। तो इस केस में मैंने सिंपल सा एग्जांपल लिया, इस केस में आप इसको पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं कि जो ए सी आएगा हमारे पास, ठीक है, ए सी का स्क्वायर होएगा वो क्या होगा, सिंपली आपके पास 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपके पास 9 प्लस 4। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास ये ए सी, अगर मैंने यहाँ पे निकालना होगा तो ये आपके पास ए सी क्या आ जाएगा यहाँ पे √13। अगर मान लीजिए पार्टिकल ए पॉइंट से चला होता, ठीक है, ए से बी तक गया होता, फिर बी से सी तक गया होता, फिर सी से वापस ए को आया होता, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट आपके पास 0 हो जानी थी। जिस पॉइंट से स्टार्ट हुआ था मोशन वहीं पे वापस आ रहा है। ठीक, और डिस्टेंस आपने कर लेना मेजर, एक्चुअल पाथ लेंथ ए से बी प्लस बी से सी और प्लस सी से ए। अब जो ये लास्ट पॉइंट था यहाँ पे, डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए पार्टिकल डिपेंड अपॉन द शेप ऑफ द पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल। जो डिस्टेंस है वो शेप पे डिपेंड करता है। ठीक है,
मान लीजिए मेरे पास ए पॉइंट और सी पॉइंट है, कुछ है ना इस तरह से है, ये इधर ए पॉइंट है, इधर मेरे पास सी पॉइंट है। अगर आप मान लीजिए आप कुछ इस तरह से मूव करते हैं, फिर इस तरह से आपका पाथ है, ठीक है, ठीक है ना, इस तरह से आप मूव करे हैं, तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ डिस्प्लेसमेंट की, जो यहाँ पे थी डिस्प्लेसमेंट तो वही रहेगी, बट इस केस में पाथ लेंथ क्या हो जाएगी आपके पास, चेंज होगी। पहले आप इधर को गए, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपके पास, चेंज हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। पाथ की जो लेंथ है वो चेंज हो रही है, बट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, सेम, ए और सी के बीच का जो इधर ऊपर था वही। तो आपके पास सिंपली क्या है, जो डिस्टेंस है वो शेप ऑफ पाथ फॉलो पे डिपेंड करती है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिपेंड नहीं करती है। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे। ए पार्टिकल मूव इन ए सेमी सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 7 मीटर, रेडियस है आपके पास 7 मीटर, कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट कंप्लीट्स ए सेमी सर्कुलर पाथ। तो सेमी सर्कुलर पाथ करा, ठीक है, मतलब ए पॉइंट से चला और वापस कहाँ पहुंचा, बी पॉइंट तक, ए से बी तक मोशन है जस्ट, ठीक है। तो आपने इस केस में निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल एंड डिस्प्लेसमेंट, तो आपने दो चीज़ें निकालनी है यहाँ पे। तो करिए आप ये क्वेश्चन, अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो आगे निकलते रहिए, वीडियो को आप फॉरवर्ड करते रहिए आगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ तो डिस्टेंस होएगा एक्चुअल पाथ लेंथ, तो एक्चुअल पाथ लेंथ है ए से बी तक, वो है हमारे पास यहाँ पे क्या, सरकमफ्रेंस, ठीक है। सेमी सर्कल की क्या है, सरकमफ्रेंस, सर्कल की जो सरकमफ्रेंस होती है वो होती है हमारे पास 2πr। यहाँ पे सेमी सर्कल है तो ये हो जाएगा हाफ, जो समझ आ गया फॉर्मूला मैंने क्या लगाया, ठीक है। ए से बी तक क्या है आपके पास, यहाँ पे सेमी सर्कल की सरकमफ्रेंस है, ठीक है। तो सरकमफ्रेंस को मैंने हाफ कर दिया है, सेमी सर्कल है। यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो डिस्टेंस सॉरी 2 से 2 कैंसिल कर देना, पाई आर की वैल्यू कितनी है आपके पास, आर गिवन है, रेडियस है 7 मीटर, पाई की वैल्यू पुट कर सकते हैं आप 22/7 इंटू 7, तो यूनिट क्या रहेगी आपके पास, जो यहाँ पे रेडियस की यूनिट दी है, सॉरी 22 मीटर, ठीक है। तो डिस्टेंस आया आपके पास 22 मीटर। अगर मैं यहाँ डिस्प्लेसमेंट निकालता हूँ तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी आपके पास शॉर्टेस्ट लेंथ, तो शॉर्टेस्ट लेंथ क्या है ए और बी के बीच का, ये यहाँ पे ये, ठीक है, ए से बी तक, तो ये भी क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 7 मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपके पास, कितना हो जाएगा टोटल यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, 2r हो जाएगी, आर या ओ से ए तक और ओ से बी तक आर, आर प्लस आर 2r हो जाएगा, और आर की वैल्यू है 7 दी हुई, तो ये हो गया 14 मीटर। अब करते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी, तो डिफरेंस आपको बताता हूँ, वहीं से डेफिनेशन भी क्लियर हो जाएगी। स्पीड होती है जो आपके पास, वो सिंपली होती है ऑफ ए बॉडीज डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट पर यूनिट टाइम, ठीक है। मैं सिंपल कहूँ ना, अगर आपके पास स्पीड क्या है, तो उसके लिए आपको एक तो डिस्टेंस पता होना चाहिए, डिस्टेंस की जो प्रॉपर्टीज हमने करी थी डिफरेंस में वो आपको पता होना चाहिए। तो जो स्पीड है सिंपली वो क्या है आपके पास, डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ठीक है। तो यूनिट्स भी आप यहीं से निकाल सकते हैं, डिस्टेंस की होगी मीटर, टाइम की होगी सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड। जो वेलोसिटी है वो होता है आपके पास, वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी पर यूनिट टाइम। तो जो आपके पास वेलोसिटी है वो आपके पास सिंपली है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ठीक है। तो ये तो आपको डेफिनेशन भी क्लियर है, डिफरेंस की टर्म में मैं कुछ और आपके पास कुछ पैरामीटर्स और है यहाँ पे ये बता देता हूँ। स्पीड ऑफ ए बॉडी इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि स्पीड होती है आपके पास डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस भी हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो स्पीड भी क्या रहेगी, हमेशा पॉजिटिव। दूसरी ओर आपके पास है वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव और ज़ीरो, क्योंकि जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट थी वो आपके पास हो सकती है पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, ज़ीरो, डिपेंड करता है आपकी इनिशियल पोजीशन क्या है, फाइनल पोजीशन क्या है, ठीक है। तो इसलिए आपके पास वेलोसिटी भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकती है। थर्ड पॉइंट है स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब है, स्पीड का सिंपल क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है,
क्योंकि स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो डिस्टेंस भी आपके पास स्केलर क्वांटिटी है, तो स्पीड भी कैसी होगी, स्केलर क्वांटिटी। सिंपल उसका मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन ही बताता है आपको। यहाँ पे थर्ड पॉइंट है, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो जो आपके पास वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटीज़ है, मैं उसका मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट की भी आपके पास वेक्टर क्वांटिटी होती है उसी तरह से। फोर्थ पॉइंट है, स्पीड ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू और ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ भी पॉइंट, बस आप ऐसे अभी इसको याद रख लीजिए, फिर मैं आपको भी बताता हूँ, समझाता हूँ। स्पीड ऑफ ए बॉडी जो होगी आपके पास, वो क्या होगी, या तो इक्वल टू होगी या ग्रेटर देन होगी। इसका रीज़न ये है कि जो डिस्टेंस है वो या इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होता है या ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। तो वहीं से हमें ये रिजल्ट मिलता है। दूसरी तरफ जो आपके पास वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू और लेस देन, ठीक है। वेलोसिटी या तो इक्वल टू या लेस देन होगी किससे, स्पीड ऑफ दी बॉडी, क्योंकि जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट है वो इक्वल टू और लेस देन होता है डिस्टेंस के। मैं अभी एग्जांपल लेके समझाता हूँ आपको ये वाला पॉइंट जो है, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास कोई पार्टिकल इस ए पॉइंट से चला इस बी पॉइंट तक चला, ठीक है। ये मेरे पास 50 मीटर था, ठीक है। यहाँ पे 25 मीटर था और यहाँ पे मेरे पास 50 मीटर था। तो अगर मैं यहाँ पे इस केस में डिस्टेंस की बात करूँ तो ए से बी तक है ना, इनिशियल पोजीशन ए है, फाइनल पोजीशन बी है, तो डिस्टेंस इस केस में है आपके पास 50 मीटर। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ तो डिस्प्लेसमेंट भी है आपके पास 50 मीटर। तो इस केस में दोनों क्या हुए, इक्वल हुए, ठीक है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हुए, तो इस केस में हमारे पास स्पीड और वेलोसिटी भी क्या होंगे, इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड में। बाकी डायरेक्शन में हो सकता है क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन भी होती है। इस केस में स्पीड और वेलोसिटी क्या होंगे, इक्वल। दूसरा एग्जांपल कुछ इस तरह से है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास ये यहाँ पे है 25 मीटर और यहाँ पे है 50 मीटर। एक पार्टिकल है वो ए से चला बी पॉइंट तक, यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ से वापस आया इस सी पॉइंट दे देते हैं यहाँ पे। तो इनिशियल पोजीशन है उसकी ए और फाइनल पोजीशन है उसकी सी। तो इस केस में अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ तो डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ लेंथ। तो ए से बी गया पहले 50 मीटर, फिर बी से सी की तरफ आया कितना, 25, डिफरेंस ले लेना, 50 माइनस 25 तो 20 माइनस 25, 25 मीटर होएगा आपके पास। तो ये बनेगा टोटल कितना, 75 मीटर। तो इस केस में डिस्टेंस होएगा आपके पास 75 मीटर। अगर आप डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं तो डिस्प्लेसमेंट बनेगा, डिफरेंस ले लेना इनके बीच का, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन, तो वो कितना है 25 मीटर। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ तो जो आपके पास डिस्टेंस है वो आपके पास ग्रेटर देन है किससे, डिस्प्लेसमेंट से। तो सिंपली जो आपके पास अगर डिस्टेंस ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट है तो सिंपली स्पीड क्या होगा, ग्रेटर देन होगा किससे, वेलोसिटी से। तो यही मैंने पॉइंट यहाँ पे समझाया है, जो स्पीड है या तो वो इक्वल टू हो सकती है और ग्रेटर देन हो सकती है, ठीक है। और इधर पॉइंट है वेलोसिटी के लिए लिखा है, वेलोसिटी के कॉरस्पॉन्डिंग, तो या वो इक्वल टू होगी या क्या होगी फिर लेस देन, क्योंकि स्पीड ग्रेटर देन होती तो वेलोसिटी क्या होगी, लेस देन। तो आप समझ गए होंगे इस एग्जाम्पल से इसको। अब करते हैं हम यूनिफॉर्म मोशन, फिर क्वेश्चन भी करेंगे कुछ। अभी आपको कुछ टर्म्स आने वाली है, ठीक है। मोशन, यूनिफॉर्म मोशन से रिलेटेड कुछ टर्म आएगी तो आपको पता होना चाहिए। यूनिफॉर्म मोशन में आप ऑब्जेक्ट को कब कहेंगे, जनरल टर्म में मैं डिफाइन कर रहा हूँ, फिर आप इस यूनिफॉर्म मोशन से यूनिफॉर्म स्पीड भी डिफाइन कर सकते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी डिफाइन कर सकते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड में डिस्टेंस वर्ड आएगा और यूनिफॉर्म वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट आएगा। यहाँ पे मैं जनरल टर्म के लिए यूनिफॉर्म मोशन डिफाइन कर रहा हूँ। तो ए पार्टिकल इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म मोशन इफ इट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हाउसोएवर स्मॉल दीज इंटरवल मे बी। सिंपल है, यूनिफॉर्म मोशन में होगा अगर इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर होती है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ग्राफ उसके लिए आपके पास ये बनेगा, फर्स्ट 0 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट 0 थी, 1 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट हुई 5 मीटर, 2 सेकेंड पे हुई है आपके पास कितनी 10। तो पहले सेकंड में आपके पास 5 हुई थी, दूसरे सेकंड में अगर डिफरेंस निकालोगे ना आप 1 से 2 तक कितनी हुई है, तो वो भी कितनी हुई है 5 हुई है। तो इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर हो रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यहाँ समझाता हूँ मैं आपको, ठीक है। ये 0 है, यहाँ पे इधर को सेकंड टाइम लेता हूँ और इधर इसी के साथ
ये कुछ इस तरह से समझाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको। ये 2 सेकंड है, ये यहाँ पे 3 सेकंड है। तो अगर मैं 1 और 2 सेकंड के बीच देखूँ डिस्प्लेसमेंट कितनी है, तो 10 माइनस 5 कितनी है, 5। तो अगर मैं यहाँ पे 2 और 3 सेकंड के बीच देखूँ कितनी डिस्प्लेसमेंट है, 15 माइनस 10, 5। तो इक्वल डिस्प्लेसमेंट हो रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो वो होता है हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन। टाइम आप कितना भी स्मॉल दे सकते हैं इसको, इंटरवल को। अगला है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ए पार्टिकल इज सेड टू हैव नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट कवर्स अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट। कैसी भी डिस्प्लेसमेंट ले सकता हुआ है, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हाउसएवर स्मॉल दीज इंटरवल्स मे बी। और ग्राफ कैसे बन सकता है, ये तो मैंने यहाँ इसके अकॉर्डिंग बनाया कि जो पहले सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट हुई है 5 की हुई है, दूसरे में हुई है वो 7, मतलब 7 माइनस 5 2। तो अगर मैं इसके बीच बात करूँ कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है, तो वो हुई है 2 मीटर की। अगर मैं अगले टाइम के लिए करूँ 2 और 3 इस सेकंड के बीच करूँगा तो 12 माइनस 7 कितनी है, 5। तो अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कैसी भी डिस्प्लेसमेंट हो सकती है। फर्स्ट सेकंड में यहाँ पे मान लीजिए 5 है, तो अगले में यहाँ पे 12 भी हो सकती है, 13, कुछ भी, ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ भी हो सकती है, 18 हो सकती है। अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट। अब इसी के कॉरस्पॉन्डिंग कुछ टर्म्स यूनिफॉर्म मोशन से रिलेटेड कुछ टर्म डिफाइन करते हैं हम अब। यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो डेफिनेशन बड़ी आसान है अगर आपको यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की समझ में आ गई है। यूनिफॉर्म स्पीड, ए पार्टिकल इज सेड टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। स्पीड के लिए क्या आता है, डिस्टेंस। इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। उसी की तरह है डेफिनेशन से यूनिफॉर्म मोशन की थी। हाउसोएवर स्मॉल दीज इंटरवल मे बी। ग्राफ स्ट्रेट लाइन। यूनिफॉर्म मोशन के लिए डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, पार्टिकल इज सेड टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे क्या वर्ड आएगा, डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हाउसोएवर स्मॉल दीज इंटरवल मे बी। और जो यहाँ पे भी ग्राफ होगा वो डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच का होगा, यहाँ पे डिस्टेंस और टाइम के बीच का होगा, तो वो भी क्या होगी, स्ट्रेट लाइन, सिंपल स्ट्रेट लाइन। दोनों का ग्राफ क्या हो रहेगा, सेम। अगर मैं यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन के लिए, मतलब यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए एक ऐसे आपको ग्राफ बताना चाहता हूँ टाइम और वेलोसिटी के बीच का, तो कुछ इस तरह से बनता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर वेलोसिटी टाइम करे तो इस तरह की स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस आपके पास ग्राफ, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट होगी या स्पीड क्या होगी, कांस्टेंट होगी, तो इस तरह का ग्राफ बनेगा। अब सेकंड टर्म्स है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेरिएबल स्पीड या वेरिएबल वेलोसिटी। तो उसमें क्या होगा, अनइक्वल डिस्टेंस। अगर मैं यहाँ स्पीड की बात करूँ तो अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और यहाँ पे अगर मैं वेलोसिटी की बात करूँ तो अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। तो डेफिनेशन आप अच्छे से कर लेना इनकी, जो भी है हमारे पास एक क्वांटिटीज़ है, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड सिंपली क्या होगा, इफ इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हाउसएवर स्मॉल दीज इंटरवल मे बी। दूसरी तरफ जो मेरे पास नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा उसमें क्या आएगा, इट कवर्स अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अच्छा, अगर आपके पास वेरिएबल स्पीड या वेरिएबल वेलोसिटी है तो उनको फाइंड आउट करने के आपके पास दो तरीके हैं। अगर मैं स्पीड को लेता हूँ सिंपल, वेलोसिटी को भूल जाइए थोड़े टाइम के लिए। अगर मेरे पास सिंपल स्पीड है, वेरिएबल स्पीड है, वेरी कर रही है टाइम के साथ, तो मैंने अगर उसको मेजर करना हो तो मेरे पास मेजर करने के दो तरीके हैं। या तो मैं एवरेज स्पीड लूँगा या मैं इंस्टेंटेनियस स्पीड लूँगा। एवरेज होगी पूरी जर्नी की, टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम टेकन। और अगर इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करूँ तो वो होगा आपके पास किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। तो उन्हीं क्वांटिटी की तरफ अब मैं जा रहा हूँ। एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी किस तरह से आप डिफाइन करते हैं, तो अच्छे से कर लेना इनको। न्यूमेरिकल भी समझाऊंगा फिर इससे रिलेटेड मैं, ठीक है। एवरेज स्पीड आप किस तरह से डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी
टू दी टोटल टाइम टेकन। तो जो एवरेज स्पीड है उसके लिए हम सिंबल इस तरह से यूज़ करते हैं। ये सिंपली क्या है आपके पास, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, टोटल टाइम टेकन जो जर्नी को कंप्लीट करने के लिए किया गया है। अच्छा, जो हम टोटल डिस्टेंस है उसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं डेल्टा एक्स से, और जो टोटल टाइम टेकन है वो डेल्टा टी से, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का डिफरेंस, टाइम के बीच का, सॉरी। तो इस तरह से हम एवरेज स्पीड को डिफाइन करते हैं। अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो वेलोसिटी आप इस तरह से डिफाइन करेंगे, एवरेज वेलोसिटी इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए सिंपल सी बात है, दोनों ना मैंने क्यों लिखे हैं इस तरह से पैरेलल में, क्योंकि स्पीड में आएगा डिस्टेंस, वेलोसिटी में आएगा डिस्प्लेसमेंट, ताकि आपको ये सारी टर्म्स अच्छे से समझ में आ जाए। इसलिए मैं यहाँ पैरेलल पे बता रहा हूँ आपको। एवरेज स्पीड के साथ एवरेज वेलोसिटी बताऊँगा, फिर इंस्टेंटेनियस स्पीड के साथ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताऊँगा। ठीक है, रेशो ऑफ द टोटल डिस्प्लेसमेंट। सिंबल इसके लिए हम कई बार ना यहाँ स्पीड के लिए हम एस कर लेते हैं डिनोट, यहाँ पे मैं सिंबल सेम ही रख रहा हूँ दोनों के लिए। एवरेज वेलोसिटी के लिए ये हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, सिंबल में अभी सेम रख रहा हूँ यहाँ पे, तो इस तरह से आपके पास ये आ जाएगा। अगर आपने यूनिट निकालनी है तो यूनिट वही जो स्पीड की होती है मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी की भी क्या होती है मीटर पर सेकंड। समझ आ गया आपको एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। तो अब करते हैं, इंपॉर्टेंट है जो न्यूमेरिकल भी आना चाहिए, डिफरेंशिएशन भी होगी इसमें न्यूमेरिकल्स में, इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो पहले करते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, सॉरी। It is defined as time rate of change of distance traveled by the body। कैसे डिफाइन करते हैं हम, सिंपली टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। और इसकी जो सिंपल डेफिनेशन है वो सिंपली क्या है, स्पीड एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है, किसी इंस्टेंट पे टाइम। ठीक है, कभी भी आपने लेनी कि मान ली मेरे पास 10 सेकंड की कोई जर्नी है, ठीक है, टाइम टेकन है 10 सेकंड, सिंपल मैंने कहा 5 सेकंड पे स्पीड निकाली, तो वो क्या हुई इंस्टेंटेनियस स्पीड। टाइम काफ़ी स्मॉल लेते हैं हम इसमें इंस्टेंटेनियस स्पीड में। ठीक है, और सिंपल सी एक बात याद रखना, जब डेल्टा टी काफ़ी स्मॉल होगा अप्रोचिंग टू ज़ीरो, तो उस केस में जो आपके पास एवरेज स्पीड होती है ना, उसको आप इंस्टेंटेनियस स्पीड में कन्वर्ट कर सकते हैं। इंस्टेंटेनियस स्पीड हम वी से लिखते हैं। वो किस तरह से होती है, सिंपली लिमिट लगा देते हैं हम डेल्टा टी अप्रोचिंग टू ज़ीरो, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास एवरेज स्पीड। ठीक है, मतलब जो हमारे पास ये था हमारे पास एवरेज स्पीड थी हमारे पास डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, और जो हमारे पास ये इंस्टेंटेनियस स्पीड का जो आंसर आता है वो आ जाता है डी एक्स अपॉन डी टी, जो ऊपर डेफिनेशन भी लिखी है। ठीक है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्स बाय द बॉडी। उसी तरह से जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो है, इट इज़ डिफाइंड एज टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे जो एक्स है वो डिस्टेंस है, इस केस में जो लूँगा मैं वो डिस्प्लेसमेंट होएगा। डिफाइन एज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। बाकी ये सब कुछ इसके लिए सेम रहेगा। अगर मैं कहूँ ना इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, तो सिंपली है वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। और अगर मैं यहाँ पे भी बात करता हूँ तो फॉर्मूले हमारे पास कुछ इस तरह से रहेंगे। ए बॉडी इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन अलॉन्ग एक्स एक्सिस। ठीक है, एक बॉडी आपके पास अलॉन्ग एक्स एक्सिस मूव कर रही है। इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज गिवन बाय द इक्वेशन। हमारे पास ये इक्वेशन है, वेयर एक्स इज इन मीटर एंड टाइम इज इन सेकेंड। SI में दी है। फाइंड, क्या क्या निकालने है आपने, एवरेज स्पीड मतलब डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी ऑफ द बॉडी इन द इंटरवल। इंटरवल क्या दिए, 2 टाइम दिया आपके पास, t इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू 2 सेकेंड। और दूसरा निकालना है आपने इट्स इंस्टेंटेनियस स्पीड एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, मतलब dx अपॉन dt, वो निकालना है आपने। तो करते हैं इसको, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, समझ आ जाएगा आपको जो हमने भी करा, जो पीछे हमने डेफिनेशंस पढ़ी थी वो आपको इस फॉर्मूले से, सॉरी इस क्वेश्चन से अच्छे से समझ आ जाएंगी। तो पहले निकालते हैं एवरेज स्पीड।
तो पहला पार्ट क्या है, हमने क्या निकालनी है, हमने निकालनी है पहले पार्ट में एवरेज स्पीड। मतलब आपने एवरेज स्पीड निकालनी है, तो पहले मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ आपके लिए। ये है फॉर्मूला हमारे पास। अब ये डेल्टा एक्स कैसे निकलता है, डेल्टा टी कैसे निकलता है, तो ध्यान से देखना। पहले हमारे पास टाइम क्या क्या दिया हूँ मैं लिख लेता हूँ। टाइम है आपके पास 0 सेकेंड एंड कितना 2 सेकेंड। ये हमारे पास दो टाइम गिवन है पहले पार्ट में। तो यहाँ ध्यान से देखना आपने, जब आपके पास टाइम होगा 0 सेकेंड, तो मैं यहाँ पे जो फॉर्मूला है एक्स है हमारे पास दिया हुआ, एक्स है हमारे पास 5t माइनस टी का स्क्वायर। तो जो हमारे पास टाइम क्या होगा, 0 होगा, तो उस केस में हमारे पास x1 मतलब ये पहली पोजीशन होगी। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास इनिशियल। ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर देना आपने टाइम की वैल्यू, ये है 0 माइनस 0 का स्क्वायर, तो कितना आया 0। व्हेन t इज इक्वल टू, दूसरा कितना दिया है टाइम, फाइनल टाइम 2 सेकेंड। तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे इस फॉर्मूले में पुट करते रहना। ठीक है, मार्क कर लेता हूँ मैं आपको ये फॉर्मूला, इसमें पुट करते रहना आपने। तो हमारे पास आएगा ये x2 इक्वल टू 5, टी की वैल्यू कितनी है 2 माइनस 2 का स्क्वायर, कितना हुआ, ये हो गया आपके पास 10 माइनस 4। तो ये हमारे पास आ गया 6 मीटर। यहाँ पे हमारे पास है 0। तो अगर अब आपने डेल्टा एक्स निकालना होगा, ठीक है, आपने क्या निकालना है डेल्टा एक्स, तो मैं यहाँ पे करता हूँ सॉल्व। तो जो डेल्टा एक्स है वो होगा हमारे पास x2 माइनस x1, तो कितना हो जाएगा 6 मीटर माइनस 0 मीटर, तो कितना आया 6 मीटर। वहीं पे अगर मैं डेल्टा टी की बात करूँ ना, तो वो होएगा टाइम, जो पहले क्या दिया है 0 सेकेंड, दूसरा क्या है 2 सेकेंड, तो वो हो जाएगा 2 सेकेंड माइनस 0, तो कितना आएगा 2 सेकेंड। अगर अब मैं यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी निकालता हूँ, तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए वैल्यू। आपके पास डेल्टा एक्स कितना है 6, डेल्टा टी कितना आया 2, तो कितना आया आपके पास आंसर 3 मीटर पर सेकेंड। जो आपके पास टाइम दिया होगा ना, सिंपली वो पुट करना। जब आप पहले वाला टाइम पुट करोगे तो x1 आएगा, दूसरा टाइम पुट करोगे तो x2 आएगा, फिर x2 माइनस x1 करना, वो डेल्टा एक्स आ जाएगा, और दोनों टाइम को माइनस कर देना, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल, वो डेल्टा टी आ जाएगा। दोनों को डिवाइड कर देना और आपके पास एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, अब करते हैं दूसरा, इंस्टेंटेनियस स्पीड करते हैं, दूसरा पार्ट करते हैं। ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड करते हैं। इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला होता है ये। अगर यहाँ पे मैं v निकालना चाहता हूँ, तो मैंने क्या करनी है, डिफ्रेंशिएशन करनी है किस चीज़ की, x की। तो अब x कितना है हमारे पास, x है 5t माइनस टी स्क्वायर, तो 5t माइनस टी स्क्वायर। डिफ्रेंशिएशन करिए, दोनों टर्म की डिफ्रेंशिएशन करना, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, आराम से कर लेना डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, सॉरी 5t है माइनस, फिर डिफ्रेंशिएशन करनी टी स्क्वायर की। आपको जनरल फार्मूला मैं बता देता हूँ यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन में क्या होता है हमारे पास। अगर टी एन पे आप फार्मूला लगा रहे हैं, ये होती है डिफ्रेंशिएशन, ये फार्मूला होता है। अगर कोई पावर है आपके पास, एन पावर है, तो वो एन आगे आता है, फिर n-1 हो जाता है। तो लगाते हैं यहाँ फार्मूला लगाते हैं। तो पहले 5 तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, 5 बाहर आ जाएगा। यहाँ पे t है, dt अपॉइंट dt 1 होता है, करके देख लीजिए ना, पावर 1 है तो करके देख लीजिए, 1 आगे आएगा, 1 माइनस 0 तो पावर 0 हो जाएगी। अगर किसी चीज़ की पावर 0 हो तो वो क्या आता है 1, माइनस एन यहाँ पे 2 है, वो 2 आगे आ जाएगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और एक पावर क्या हो जाएगी कम, तो 2 माइनस 1 कितनी पावर हुई 1। तो हमारे पास ये वेलोसिटी का फॉर्मूला आया 5 माइनस 2t। अब आपने जो इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालनी है, वो निकालनी है कितने टाइम पे, 2 सेकेंड पे। तो भर दीजिए यहाँ पे टाइम, क्या भर दीजिए 2 सेकेंड। तो जब आपके पास टाइम 2 सेकेंड होएगा, तो वेलोसिटी बनेगी 5 माइनस 2, यहाँ पे टाइम कितना है 2, तो ये हो गया 5 माइनस 4, कितना आया 1। तो वेलोसिटी आई आपके पास 1 मीटर पर सेकेंड। तो आप समझ गए होंगे किस तरह से हमने एवरेज स्पीड निकालनी है और किस तरह से हमने इंस्टेंटेनियस स्पीड फाइंड आउट करनी है। अब करते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ स्टडी करते हैं, क्या निकल के आता है हमें यहाँ से। पहले तो आपको पता होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ
डिस्प्लेसमेंट और टाइम यूनिफॉर्म मोशन के लिए कैसा होता है। तो मैंने आपको पहले भी बताया कुछ इस तरह से होता है हमारे पास। अब इस ग्राफ से हमने निकालना है वेलोसिटी, डिटर्मिनेशन ऑफ वेलोसिटी फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो मैंने यहाँ आपके लिए ग्राफ बना दिया है, ठीक है। ये तो आपको पता है डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे मैंने दो टाइम कंसीडर करे। मान लीजिए जब टाइम था t1 तो पोजीशन थी x1, जब आपके पास टाइम था t2 तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन थी कितनी, x2। तो यहाँ अगर मैं टाइम इंटरवल की बात करूँ ना तो टाइम इंटरवल आएगा यहाँ पे t2 माइनस t1, और अगर मैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ तो वो आएगा x2 माइनस x1, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं वेलोसिटी ऑफ बॉडी, क्योंकि है ना हमने क्या निकालना है, डिटर्मिनेशन ऑफ वेलोसिटी निकालना है, तो यहाँ पे अगर मैं वेलोसिटी ऑफ बॉडी की बात करूँ ना कि वेलोसिटी ऑफ बॉडी आपके पास क्या आएगा, तो वो सिंपली आएगा डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ठीक है। वो आपके पास सिंपली आएगा। और अगर मैं इसकी बात करूँ वेलोसिटी ऑफ बॉडी आपके पास क्या आएगा, तो डिस्प्लेसमेंट आएगा आपके पास, अच्छा ये वेक्टर रहने देते हैं, ठीक है, मैग्नीट्यूड में ही करते हैं। तो आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो आएगा आपके पास x2 माइनस x1, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो ये आ जाएगा x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय टाइम आ जाएगा आपके पास t2 माइनस t1। अच्छा, अब जो मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया है ना, ये नेमिंग करी है यहाँ पे, तो अगर मैं यहाँ से x2 माइनस x1 निकालता हूँ तो मेरे पास वो ये है, वो है मेरे पास कितना, यहाँ से लेके यहाँ तक या यहाँ से लेके यहाँ तक CB, ठीक है। तो मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, वेलोसिटी को मैं क्या लिख सकता हूँ, CB, x2 माइनस x1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, CB, C से B तक है, और जो t2 माइनस t1 है उसको लिख सकता हूँ मैं कितना, AC, ठीक है। तो इसको कितना लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, AC। अब इस ट्राइंगल में आपने ध्यान से देखना है, जो यहाँ पे ट्राइंगल बनी है ये पैरेलल लिया गया है और ये एंगल थीटा, ठीक है। तो मेरे पास आया है CB डिवाइडेड बाय AC, मतलब परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, ठीक है। तो मेरे पास ये सिंपली क्या बना, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपके लिए, बना मेरे पास परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, और जो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस होता है वो होता है आपके पास tan थीटा। तो मेरे पास वेलोसिटी ऑफ द बॉडी कितनी आई, tan थीटा, एंगल पता होना चाहिए आपको, जस्ट tan थीटा। और जो tan थीटा होता है वो क्या मेजर करता है, वो करता है स्लोप मेजर। अब स्लोप तो करता है पर किसका करेगा, यहाँ पे कौन सा ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो सिंपल आपने याद रखना, जो वेलोसिटी ऑफ बॉडी होगी वो किसके इक्वल होगी, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। इस पे अब एक न्यूमेरिकल करते तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ टू बॉडीज P एंड Q आर स्ट्रेट लाइन मेकिंग एंगल 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली विद टाइम एक्सिस, ठीक है। मतलब ये इस तरह की बात कर रहा है कुछ इस तरह से, भाई हमारे पास ये टाइम एक्सिस है, ये वाला डिस्प्लेसमेंट में एक्स से कर रहा हूँ डिनोट, ठीक है। हमारे पास दो बॉडीज़ है, ग्राफ दो बॉडीज़ का, एक है P बॉडी का, एक है मेरे पास कौन सी बॉडी का, Q बॉडी का, एक P के लिए एक Q के लिए। P के लिए एंगल कितना दिया है 30 डिग्री, और Q के लिए कितना दिया है 60 डिग्री। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ वेलोसिटीज ऑफ P एंड Q, मतलब मान लीजिए अगर P बॉडी के लिए VP है वेलोसिटी और Q के लिए VQ, तो हमने ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब अभी हमने करा कि जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, वो होता है स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है ना, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो जो यहाँ P बॉडी के लिए एंगल दिया है, ठीक है, उसको θ1 मान लीजिए, वो है 30 डिग्री, और जो Q बॉडी के लिए एंगल दिया है हमारे पास, जो सॉरी लाइन का जो एंगल दिया वो है 60 डिग्री। तो अगर मैं यहाँ पे VP डिवाइडेड बाय VQ की बात करता हूँ तो वो हमारे पास आएगा tan θ1 डिवाइडेड बाय tan θ2, और ये बन जाएगा हमारे पास VP डिवाइडेड बाय VQ इक्वल टू, यहाँ पे एंगल दिया है, कितना दिया है इस लाइन के लिए, जो ग्राफ दिया है P बॉडी की लाइन की कितना है, स्ट्रेट लाइन मेकिंग एंगल 30 डिग्री, इसके लिए 30 और इसके लिए कितना है 60 डिग्री, ठीक है। तो सॉल्व करिए इनको, VP अपॉन VQ कितना होता है tan 30, 1 अपॉन √3, tan 60 √3, √3 इंटू √3 कितना हो गया 1 अपॉन
3। तो ये आपके पास आंसर है। तो सिंपल क्वेश्चन किया था मैंने यहाँ पे, तो ये कर लेना आपने। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ और यूनिफॉर्म मोशन। पहले तो आपको पता होना चाहिए ग्राफ कैसा होता है वेलोसिटी टाइम का यूनिफॉर्म मोशन के लिए, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है वेलोसिटी क्या है इस केस में, कांस्टेंट है। टाइम वेरी करता रहेगा पर वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट, एक ही पॉइंट पे बनी रहेगी। मान लीजिए वो है वी, एक ही वैल्यू पे। ठीक है, अब इस ग्राफ से हम क्या निकाल सकते हैं वो देखते हैं ज़रा। डिटर्मिनेशन ऑफ एरिया, तो इस ग्राफ से हम क्या निकाल सकते हैं, एरिया। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से क्या निकाल सकते हैं हम, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो उसके लिए आपको पहले ये ग्राफ समझना ज़रूरी है। ठीक है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है फॉर यूनिफॉर्म मोशन। तो मान लीजिए पहले टाइम था t1, तो वेलोसिटी तो वही रहेगी v। फिर टाइम हुआ t2, तो वेलोसिटी तो क्या रहेगी, v। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, ठीक है, आपको मैं EF की बात करता हूँ यहाँ पे, तो मेरे पास जो ये EF है वो आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे T2 माइनस T1। ये जो EF है वो किसके इक्वल होगा, DC या CD। दूसरी तरफ अगर मैं बात करता हूँ CF की या FC की, तो जो मेरे पास FC होगा वो कितना होगा, C पॉइंट कितना है, फाइनल पोजीशन V, वेलोसिटी V है, और यहाँ पे कितनी है, सॉरी 0 है, वेलोसिटी है V यहाँ पे, या क्या है 0। तो ये हो जाएगा मेरे पास V। तो अब एरिया कैसे निकलेगा यहाँ से, डिटर्मिनेशन ऑफ एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो पहले तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए एरिया का। तो क्या है यहाँ पे, क्या बन रहा है, रेक्टेंगुलर एक तरह का। ठीक है, तो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, देखते हैं ज़रा क्या आंसर आता है। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो आपको पता है एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ ले रहा हूँ, यहाँ पे ले रहा हूँ मैं EF, ठीक है, और इधर को ले रहा हूँ मैं FC। तो ये हो जाएगा मेरे पास EF इंटू FC। वैल्यूज़ पुट कर दीजिए जो हमने यहाँ लिखी थी आपको। EF की वैल्यू है T2 माइनस T1, ठीक है, T2 माइनस T1। FC की वैल्यू कितनी है, V। अब आपको वेलोसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि वेलोसिटी क्या होता है। ये एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो पहले तो आपको वेलोसिटी पता होनी चाहिए कि वेलोसिटी क्या होती है आपके पास। तो जो वेलोसिटी है वो होती है आपके पास x2 माइनस x1, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, टाइम टेकन T2 माइनस T1। तो यहाँ पे आप v की वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो ये आएगा आपके पास T2 माइनस T1। यहाँ पे पुट कर रहा हूँ मैं वेलोसिटी की वैल्यू x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। T2 माइनस T1 क्या हो गया आपके पास, कैंसिल, आपके पास क्या बचा, x2 माइनस x1, और ये किसके इक्वल होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो सिंपली मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो किसके इक्वल होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। अब इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर ए पार्टिकल इज शोन इन फिगर। यहाँ पे आपके पास एक डायग्राम गिवन है। व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल, स्पीड के लिए तो डिस्टेंस निकालना है। अगर ये आपके पास वेलोसिटी के लिए दिया होगा तो डिस्प्लेसमेंट पूछा होगा। पार्टिकल इन फर्स्ट 4 सेकेंड, मतलब आपने यहीं तक जर्नी लेनी है 4 सेकेंड तक। ठीक है, तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो डिस्प्लेसमेंट या जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, एरिया अंडर वीटी ग्राफ। तो यहाँ पे अगर मैं पहले तो आपको ये बताता हूँ कि अगर आपने डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है तो वो होगा एरिया अंडर वीटी ग्राफ। अब टाइम उसने दिया है कितना है, अब टाइम दिया है आपके पास सिर्फ 4 सेकंड तक, मतलब आप इसको भूल जाइए क्या है यहाँ पे। ठीक है, आप इस पे ध्यान रखिए 4 सेकंड तक। तो 4 सेकंड तक जो ये यहाँ पे बना है वो है ट्राइंगल। तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, मतलब एरिया ऑफ द ट्राइंगल, एरिया ऑफ द ट्राइंगल। और वो कितना होता है, वो होता है आपके पास हाफ इंटू बेस। तो बेस यहाँ पे 0 है, सॉरी यहाँ पे, यहाँ तक कितना है बेस, 4 माइनस 0 कितना हुआ 4, इंटू हाइट कितनी है 2 नहीं पढ़ना है यहाँ, इसके पैरेलल पढ़ते इधर, यहाँ 8, यहाँ पे है 0, 8 माइनस 0 कितना हुआ 8। तो 4 है बेस और 8 है मेरे पास हाइट। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, करिए कैलकुलेशन करिए कितना आया 16, और यूनिट आ जाएगी मीटर, 16 मीटर। तो ये था हमारा जो पूरा लेक्चर था, ये था हमारा मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। काफ़ी बेसिक
हमने पैरामीटर्स काफ़ी करे हैं इसमें, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, स्पीड, वेलोसिटी के बीच का डिफरेंस, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।